Hello friends, welcome back to Learner's Ladder channel. So friends, today we are going to continue our topic conjunctions. आज हम कंजंक्शन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे कंजंक्शन सीख लिए थे, राइट? तो आज हम कुछ और न्यू कंजंक्शन सीखने वाले हैं, ओके? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दो, ऑल्दो एंड इवन दो. अभी हम पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर हम उसके बाद इवन दो का यूज़ सीखेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? दो एंड ऑल्दो. ओके, दो और ऑल्दो का मीनिंग होता है हालांकि या भले ही. ठीक है, हिंदी में इनका मीनिंग ये होता है. अब सेंटेंस में इन्हें कैसे यूज़ करते हैं या कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें इन्हें यूज़ करना है? सो देखिए, दो ऑल्दो एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्ट. दो और ऑल्दो क्या करते हैं? ये हमें एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, या तो रियल फैक्ट हो, कोई रियल बात हो, ठीक है, और कंट्रास्ट. और कंट्रास्ट का मीनिंग तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. कंट्रास्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में अपोजिशन दिखाती हों, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हों, तो उसे हम कहते हैं कंट्रास्ट है. ठीक है, दो इज़ वीकर देन ऑल्दो. जो ये दो होता है ना, देखो दोनों का मीनिंग तो एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया. हम दो कहें या ऑल्दो कहें एक ही बात है, लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे ना, तो जो दो होता है वो थोड़ा सा वीकर होता है ऑल्दो से. यानी कि अगर हम सेंटेंस में ऑल्दो को यूज़ करें तो वो ज़्यादा सूटेबल लगता है. और जब कभी भी हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं, फॉर्मल पैराग्राफ है या एप्लीकेशन है या लेटर है, तो उसमें हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं. बट नाउ अ डेज हमारी डेली लाइफ में हम दो को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पीकिंग में. ओके, वैसे जो फॉर्मल राइटिंग है वो ऑल्दो के साथ की जाए तो अच्छा है. चलिए अब हम एग्जाम्पल से इनका यूज़ देखते हैं. देखिए इस एग्जाम्पल को, ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड शी वेंट आउट विदाउट अ कोट. अब मैंने ऑल्दो का आपका मीनिंग क्या बताया था? हालांकि, भले ही. जब ऐसे वर्ड्स हमारे हिंदी सेंटेंस में आते हैं ना, तब हम उनको रिप्लेस करके ऑल्दो यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी. ठीक है, शी वेंट आउट विदाउट अ कोट, पर फिर भी वो बिना कोट के ही बाहर चली गई. तो अब देखो, ये जो इट वॉज वेरी कोल्ड है, ये एक रियल फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, राइट? तो फैक्ट जब शो हुआ तो और हमारे सेंटेंस में हमने हिंदी में क्या यूज़ किया? हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी वो बिना कोट के बाहर चली गई. तो हालांकि या भले ही, जब ऐसे सेंटेंस हमें यूज़ करने हों, तब हम उनके प्लेस पे ऑल्दो यूज़ करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. ऑल्दो ही वॉज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, हालांकि वह मेरा बचपन का दोस्त था. ही डिसीव्ड मी, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया. अब आप देखो, इसमें कंट्रास्ट शो हुआ. कैसे? वह मेरा बचपन का दोस्त था. क्या किसी के बचपन का फ्रेंड डिसीव करता है, चीट करता है? नहीं ना. तो इसमें हमें कंट्रास्ट दिखाई दिया. तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए हमने ऑल्दो यूज़ किया है. क्या हम यहाँ पे दो यूज़ कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही एक है. ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो दो होता है वो ऑल्दो से थोड़ा सा वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है. तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऑल्दो को यूज़ करें. बट अगर हम दो यूज़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इशू, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ऑल्दो इट इज़ एन ओल्ड कार, इट डजेंट नीड मच रिपेयर. हालांकि ये बहुत पुरानी कार है, फिर भी इसे ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत नहीं है. तो आप मुझे बताओ, इसमें आपको रियल फैक्ट दिखाई दिया या कंट्रास्ट? वेरी गुड, इसमें कंट्रास्ट है, अपोजिट सिचुएशंस हैं. कैसे? कार बहुत ओल्ड है. अब आप मुझे बताओ, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है तो उसे तो रिपेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपडेशन तो हर चीज़ मांगती है ना. ठीक है, तो पर इसमें क्या दिखाया गया कि कार पुरानी है, पर फिर भी उसको रिपेयर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें कंट्रास्ट शो हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑल्दो यूज़ किया है. चलिए अब कुछ सेंटेंस हम दो के देखते हैं. दो शी इज़ वेरी पुअर, भले ही वह बहुत गरीब है. ठीक है, या हालांकि वह बहुत गरीब है. शी इज़ ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से नीटली ड्रेस्ड रहती है, यानी कि उसने जो अपना ड्रेसअप किया रहता है वो बहुत नीट एंड क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है. तो अब देखो, इसमें आपको कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है ना? तो हमने यहाँ पे दो यूज़ किया. क्या हम यहाँ पे ऑल्दो यूज़ कर सकते थे? कर सकते थे. तो अभी आपको ऑल्दो और दो के यूज़ तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये दो वर्ड आप देख रहे हैं ना, इसका यूज़ हम सेंटेंस में शुरू में भी कर सकते हैं, या सेंटेंस के मिड में भी कर सकते हैं, या सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं. बट जो ये ऑल्दो है ना, ये सेंटेंस में सबसे पहले आता है, स्टार्टिंग में. मोस्टली आपको ये सेंटेंस में सबसे पहले दिखाई देगा, या कभी कभी आपको ये सेंटेंस के मिड में, जहाँ पे हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी दिखाई दे सकता है. बट ऑल्दो आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज़ नहीं करना है. ठीक है, तो ऑल्दो का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? या तो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में, या सेंटेंस के मिड में, जहाँ पे दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हों. बट दो का यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो मिड में भी कर सकते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में भी दो का यूज़ हम कर सकते हैं. ओके,
तो विदाउट एनी डिले हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ही इज़ लेज़ी, वह लेज़ी है, दो ही इज़ ब्राइट, वह लेज़ी है पर फिर भी वो बहुत ब्राइट है। तो इसमें क्या शो हुआ, कंट्रास्ट शो हुआ, ठीक है, कि वो लेज़ी तो है पर फिर भी देखो उसकी क्वालिटी क्या दिखाई गई कि वो बहुत ब्राइट भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दो ही रैन फास्ट, हालांकि वो बहुत तेज़ भागा था, ही कुड नॉट विन द रेस, पर फिर भी वो रेस विन नहीं कर पाया। तो देखो, अब कोई अगर बहुत तेज़ भाग रहा होगा तो उम्मीद तो यही की जाएगी ना कि वो मतलब कोई भी चीज़ अगर कंपटीशन कर रहा है या रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उस चीज़ को जीत लेगा। बट यहाँ पे कंट्रास्ट शो हुआ क्या कि वो बहुत तेज़ भागा था, उसने पूरा स्पीड से भाग के दिखाया, बट वो रेस नहीं जीत सका। तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको रियल फैक्ट दिखाई दे या कंट्रास्ट दिखाई दे और सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में आप हालांकि, भले ही, ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम दो या ऑल दो का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए, जो मैंने आपको ये 3 हिंदी मीनिंग बताए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही वर्ड्स होंगे। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में तो आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इंग्लिश जो है ये हिंदी पे डिपेंडेंट रह के ही नहीं सीखी जा सकती। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो जहाँ पे आपको रियल फैक्ट दिखाई दे या फिर कंट्रास्ट की चीज़ें दिखाई दे, वहाँ पे उन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम दो, ऑल दो या इवन दो कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इवन दो कंजंक्शन को सीखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ इवन दो। दो, ऑल दो और इवन दो, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों के मीनिंग भी सेम है, यूज़ कैसे के रहता है वो भी सेम है। सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दो होता है वो सबसे नीचे कैटेगरी का है, मतलब उसका असर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो ऑल दो है वो दो से स्ट्रॉन्गर है और जो ये इवन दो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी होता है हालांकि, भले ही, मगर। वो आप हिंदी में जब आप यूज़ करेंगे तो तब आपको देखना है कि जहाँ पे कंट्रास्ट दिखाई दे या रियल फैक्ट्स हो वहाँ पे आपको इनका यूज़ करना है। इवन दो इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑल दो और दो, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इवन दो जो है वो इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जब हमें किसी बात पे एम्फसाइज करना हो, जोर देना हो, तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट वाला चूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम वहाँ पे इवन दो यूज़ करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। द टीचर डिडंट गिव मी फुल मार्क्स इवन दो देयर वॉज नो मिस्टेक इन माई आंसर। इसका मीनिंग क्या हुआ, टीचर ने मुझे पूरे नंबर नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, इवन दो देयर वॉज नो मिस्टेक इन माई आंसर, जबकि मेरे आंसर में कोई मिस्टेक नहीं थी, मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो देखो इसमें एम्फसाइज किया हमने, किस चीज़ पे एम्फसाइज किया, देयर वॉज नो मिस्टेक इन माई आंसर, कि मेरे आंसर में तो कोई मिस्टेक थी ही नहीं, फिर भी मुझे पूरे नंबर नहीं दिए, ठीक है। तो अब आप इस सेंटेंस को हिंदी में जब बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, हालांकि मेरे आंसर में कोई मिस्टेक नहीं थी पर फिर भी टीचर ने मुझे पूरे मार्क्स नहीं दिए। तो जब हमें किसी सेंटेंस पे एम्फसाइज करना हो, जोर देना हो, तब हम वहाँ पे इवन दो का यूज़ करते हैं। क्या हम यहाँ पे ऑल दो और दो का यूज़ नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें अपनी बात को जोर दे के बताना हो, एम्फसाइज करना हो, प्रेशर देना हो उस पर कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम वहाँ पे इवन दो यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे सीखते हैं। इवन दो शी इज़ इलिटरेट शी बिहेव्स वेल, भले ही वो इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, शी बिहेव्स वेल, फिर भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है। अब इस सेंटेंस में हमने क्या किया, हमने एम्फसाइज किया है कि सेंटेंस पे इवन दो शी इज़ इलिट, कि भले ही वो इलिटरेट है पर फिर भी वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है। तो एम्फसाइज हम जहाँ पे करते हैं वहाँ पे हम इवन दो का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम जो नेक्स्ट कंजंक्शन सीखने वाले हैं उनके नेम हैं इफ एंड वेदर। मौसम वाला वेदर नहीं, ठीक है, ये दूसरा वेदर है। तो सबसे पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं कि अगर हिंदी में हम जब सेंटेंस को बोल रहे हैं तो इनका जो मीनिंग आएगा वो किस तरीके से आएगा। इफ़ मतलब होता है यदि या अगर या मानो, वो हम जब सेंटेंस देखेंगे तब आप उसको उससे कनेक्ट कीजिएगा कि किस किस तरीके से हिंदी सेंटेंसेस में आपको कौन से वर्ड दिखाई दे सकते हैं। वेदर का जो थोड़ा बहुत आपको सेंस दिखाई देगा वो होगा चाहे कि, ठीक है। वी यूज़ इफ़ टू सजेस्ट अ कंडीशन, इफ़ को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कंडीशन दिखानी हो, ओके। और वेदर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेदर इज़ यूज्ड व्हेन टू ऑल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल, वेदर को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें दो ऑल्टरनेटिव्स दिखाई दें, तब हम वेदर यूज़ करेंगे। ओके, मैं आपको दो सेंटेंसेस बताती हूँ ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएँ। जैसे आप सेंटेंस बोल रहे हैं कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इफ़ यू गो टू हिम ही विल हेल्प यू। तो हमने क्या करा, हमने एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या है कि अगर आप उसके पास जाओगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, और अगर आप गए नहीं तो फिर तो हेल्प मिलेगी ही नहीं, है ना।
तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इफ़ यू गो टू हिम ही विल हेल्प यू। अब अगर वेदर का केस है तो मैंने कहा ऑल्टरनेटिव्स आपको दिखाई देंगे, ऑप्शन होंगे वहाँ पे। जैसे हम कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह फंक्शन को अटेंड करे या ना करे। तो अब देखो करे या ना करे, तो दो ऑप्शंस हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, दे डू नॉट केयर वेदर ही अटेंड्स द फंक्शन और नॉट, कि उन्हें केयर नहीं है, उन्हें परवाह नहीं है कि वह फंक्शन को अटेंड करे या ना करे। दोनों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम इफ़ और वेदर को चूज़ करेंगे कि उनका यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है। अब हम इन्हें एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ़ द मेडिसिन्स आर नॉट टेकन रेगुलरली, अगर मेडिसिन्स को रेगुलरली ना लिया जाए, नियमित तौर पर ना लिया जाए, द पेशेंट विल नॉट इम्प्रूव या रिकवर। अगर मेडिसिन को रेगुलरली नहीं लिया जाए तो क्या होगा, पेशेंट इम्प्रूव या पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। तो अब देखो इसमें कंडीशन है, पेशेंट रिकवर कब करेगा, अगर मेडिसिन टाइम पर ली जाएंगी, और अगर मेडिसिन टाइम पर नहीं ली गई तो पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। तो इसमें क्या दिखाई दिया, हमें कंडीशन दिखाई दी, इसलिए हमने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया है इस सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ पावर कट द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विल नॉट वर्क। अगर पावर कट होती है, बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विल नॉट वर्क। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, वो काम नहीं करेंगी। तो कंडीशन क्या दिखाई दी हमें, कि अगर वो लाइट चली गई तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो कंडीशन आ गई यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे इफ़ यूज़ किया है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम वेदर के देखते हैं। शी आस्क्ड हिम वेदर ही लाइक्ड बर्गर्स। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा वेदर ही लाइक बर्गर्स, की क्या उसे बर्गर पसंद आए। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसे बर्गर पसंद आए भी हो सकते हैं और नहीं भी आए हो सकते हैं। तो जिसमें हमें ऑल्टरनेटिव्स दिखाई देते हैं, उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शैल गो देयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैं वहाँ जाऊँगा चाहे आपको पसंद आए या ना आए। तो देखो दोनों में से एक चीज़ होगी कि या तो आपको पसंद आएगा या तो आपको नहीं पसंद आएगा, लेकिन मुझे जाना है तो मैं जाऊंगी। ओके, तो इस केस में हम वेदर यूज़ करेंगे। सो आई होप कि आपको इफ़ और वेदर का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शंस की तरफ। ओके, तो अब हम जो कंजंक्शन सीखने वाले हैं वो है लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं। ठीक है, अब लेस्ट क्या बताता है हमें, लेस्ट सजेस्ट द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन। लेस्ट हमें बताता है कि कोई भी काम क्यों हुआ है, एक तो पहली चीज़ ये, और इसमें हमें क्या दिखाई देगा, फॉर फियर दैट। इसमें हमें ना थोड़ा बहुत एक डर का सेंस भी दिखाई देगा। कैसे, जैसे आप हम एक एग्जांपल कहते हैं कि अम्ब्रेला अपने साथ रख लो कहीं बारिश ना हो जाए। तो किस चीज़ का डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बारिश होने का, भीगने का। तो इस सेंटेंस में हमें क्या दिखाई दिया, अम्ब्रेला लेने का पर्पज़ है क्या, कि कहीं बारिश में हम ना भीग जाएं। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसमें डर भी है कि हमें बारिश में नहीं भीगना है, तो थोड़ा सा डर भी दिखाई देगा और ये चीज़ भी शो होगी कि कोई काम होने का पर्पज़ क्या है। ठीक है, चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। टेक केयर लेस्ट शी शुड फॉल डाउन। ध्यान रखना कहीं वो गिर ना जाए। हमने इसमें इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लेस्ट यूज़ किया, और लेस्ट ने हमें यहाँ पे क्या सजेस्ट किया, क्या दिखाया है, टेक केयर, ध्यान रखना। अब ध्यान रखने का पर्पज़ क्या है, क्या ध्यान रखना है, कि वो कहीं गिर ना जाए। तो गिरने से बचाने के लिए ये वाला आपको एक्शन करना है, ध्यान रखना है। और थोड़ा सा इसमें देखो फियर भी दिखाई दे रहा है कि ध्यान इसलिए रखना है कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम लेस्ट यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टेक एन अम्ब्रेला, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो। लेस्ट यू शुड बी कॉट इन द रेन, कहीं आप बारिश में भीग ना जाएं। तो इसमें हमें दिखाई दिया कि जो वर्क है वो किस पर्पज़ से हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वॉक फास्ट, तेज चलो, जल्दी चलो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं आप ट्रेन मिस ना कर दें। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस्ट यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो एक तो फियर है किस चीज़ का, कि ट्रेन ना छूट जाए। ठीक है, और दूसरी बात आपको इसमें पर्पज़ भी दिखाई दे रहा है, जल्दी क्यों जाना है, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है टाइम से, राइट। तो ऐसे केसेस में हम लेस्ट का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, whenever we use lest we generally use should with it। जब कभी भी हम लेस्ट का यूज़ करते हैं जनरली हम उसके साथ शुड यूज़ करते ही हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट कंजंक्शन सीखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है येट एंड स्टिल। इन दोनों का जो यूजेज आप देखेंगे वो आपको बहुत हद तक सिमिलर दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत ही इनमें डिफरेंस है। येट का जो आपको हिंदी में मीनिंग थोड़ा बहुत दिखाई देगा वो होगा तो भी या फिर भी। ठीक है, और स्टिल का होता है तो भी या अभी तक।
देखो जब हिंदी सेंटेंस में आपको ये वाले वर्ड दिखाई देंगे ना, तो दोनों का यूज़ आपको कुछ हद तक सिमिलर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं, वी यूज़ येट एंड स्टिल टू स्टेट अ कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। येट और स्टिल इन दोनों का यूज़ भी सेंटेंस में जब कंट्रास्ट दिखाई दे, दो अपोजिट सिचुएशंस दिखाई दें, तब हम इनका यूज़ करते हैं। और टू एक्सप्रेस अपोजिशन, जैसे कि मैंने बताया कंट्रास्ट और अपोजिशन एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसे सेंटेंस से समझते हैं। देखो, यू वर्कड हार्ड, आपने बहुत मेहनत की, येट फेल्ड, तो भी फेल हो गए। अब देखो इसमें कंट्रास्ट कैसे दिखाई दिया। जो इंसान मेहनत करेगा बहुत ज़्यादा, तो फिर सबको ये लगेगा कि हाँ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पास होंगे। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, फेल हो गए। यू वर्कड हार्ड, आपने बहुत मेहनत की, येट फेल, तो भी फेल हो गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे येट यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज एंग्री, मैं बहुत गुस्सा था, येट आई डिडेंट स्कॉल्ड हिम, तो भी मैंने उसको नहीं डांटा। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। तो देखो अब जब किसी को गुस्सा आएगा तो गुस्से में क्या करते हैं हम, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें उसी चीज़ को दिखाया गया है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन अब इसमें कंट्रास्ट है, ये गुस्सा तो था लेकिन फिर भी इसने उसे नहीं डांटा, उसे कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही हम सबको बनना है, गुस्से में कंट्रोल रखना है, राइट। तो जब हमें कंट्रास्ट दिखाई देगा और ऐसे वर्ड्स आएंगे तो भी, तो हम येट का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम स्टिल के यूज़ देखते हैं। माई मदर वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। स्टिल शी केप्ट क्वाइट, फिर भी वो चुप रही। अब देखो स्टिल भी, स्टिल का मीनिंग हम यहाँ पे फिर भी ले सकते हैं या तो भी ले सकते हैं, कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी तो भी वो चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ओके, तो इस सेंटेंस में इसलिए हमने स्टिल यूज़ किया है इन्हें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम 80, यानी कि मेरी एज कितनी है, 80 है। स्टिल आई एम स्ट्रॉन्ग, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जब तो भी या फिर भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तब हम उनके लिए जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो है येट या स्टिल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंजंक्शन के मैजिकल बॉक्स में से जो नेक्स्ट कंजंक्शंस हैं वो हैं टिल एंड अनटिल। दोनों एक जैसे सेम साउंड कर रहे हैं, टिल अनटिल है ना, इसका मतलब दोनों का यूज़ सेम ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो टिल और अनटिल जो होता है, इसमें हमें जो हिंदी में हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें कैसे शब्द दिखाई देंगे हमें, तक या जब तक। और किस सेंस में, टाइम के सेंस में, जहाँ पे समय की बात होती है ना, कि कोई काम जो हुआ है वो कब तक हुआ है, उसका जवाब जो मिलेगा हमें, उनके लिए हम टिल या अनटिल यूज़ करते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मम्मी जब मार्केट जाती हैं तो बोल के जाती है ना कि पढ़ते रहना जब तक मैं आती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, कब तक पढ़ना है, जब तक मम्मी आती है, तो उस टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें टिल या अनटिल यूज़ करना है। चलिए अब इन्हें सेंटेंस से समझते हैं। वेट हेयर, यहाँ पर वेट करो। टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आता हूँ। अब ये जो वर्क है ये कब तक करना है, कब तक वेट करना है, जब तक मैं वापस आता हूँ। तो जब तक आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे टिल यूज़ किया है। वी प्लेड, हम खेले, कब तक खेले, टिल इट वॉज डार्क, जब तक शाम हुई। डार्क यानी कि अंधेरा, तो जब तक अंधेरा हुआ तब तक हम खेले, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वर्कड, उसने वर्क किया, उसने काम किया। अनटिल शी वॉज टायर्ड, जब तक कि वो थकी नहीं तब तक उसने काम किया। तो ये जो जब तक हमें दिखाई दे रहा है ये किस सेंस में है, टाइम के सेंस में। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, यानी कि वो समय है एक मेरे वापस आने का। जब तक कि अंधेरा हुआ, जब तक कि वह थकी नहीं। तो ऐसे जब टाइम के सेंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, तब उनके जगह पे हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वॉन्ट गो अवे अनटिल यू प्रॉमिस टू हेल्प हर, वह तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आप उसे हेल्प करने की प्रॉमिस नहीं करते। तो ये अनटिल क्यों यूज़ किया, जब तक, कि वो तब तक नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी, जब तक आप उसकी हेल्प करने का उसे प्रॉमिस नहीं करेंगे। तो जब आपको टाइम के रेफरेंस में हिंदी के सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज़ करने हो, तक या जब तक, तब आप टिल और अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब टिल और अनटिल से ही थोड़ा सा मिलता जुलता नेक्स्ट कंजंक्शन सीखते हैं, जो आज की वीडियो का लास्ट कंजंक्शन है। ओके, आज का जो हमारा लास्ट कंजंक्शन है वो है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। अब आप बोलेंगे मैम टिल और अनटिल का भी यही था, अनलेस का भी यही है। तो टिल और अनटिल में मैंने एक बात पे आपको एम्फसाइज करके दिखाया था कि समय वो टाइम के रिलेशन में है, बट अनलेस यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे वो किसके रिलेशन में है, शर्त के, जहाँ पे कोई काम जो है वो तभी होगा जब वो वाली कंडीशन पूरी हो। तो तब हम उस केस में अनलेस यूज़ करते हैं। कैसे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं
कि आपको तब तक लीव नहीं मिलेगी जब तक आप टाइम पे अप्लाई नहीं करोगे। तो इसमें हमें कंडीशन दिखाई दी, शर्त दिखाई दी क्या, कि लीव कब मिलेगी, जब टाइम पे अप्लाई किया जाएगा, और अगर टाइम पे अप्लाई नहीं किया जाएगा तो वो वाला वर्क नहीं होगा, मीन्स लीव नहीं मिलेगी। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू विल नॉट बी ग्रांटेड लीव अनलेस यू अप्लाई इन टाइम। आपको तब तक लीव नहीं मिलेगी जब तक आप टाइम में अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, चलिए अनलेस के कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ही विल नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। वह तब तक सक्सीड नहीं होगा, तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि वह हार्ड वर्क नहीं करता है। तो देखो ये वाला वर्क जो है ये कंडीशन बेस्ड है, वो कब तक पास नहीं होगा, जब तक वो कठिन परिश्रम या मेहनत नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन बेस्ड सेंटेंस में जब हम जब तक देखते हैं तब हम अनलेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस शी साइंस दीज पेपर्स शी विल नॉट गेट द लोन। अनलेस आ गया देखो स्टार्टिंग में, जब तक कि वो इन पेपर्स को साइन नहीं करेगी तब तक उसे लोन नहीं मिलेगा। तो अब इसमें कंडीशन है, लोन कब मिलेगा, जब पेपर साइन होंगे। तो जब हमें शर्त दिखाई दे जाए ना कि ये वाला काम तभी होगा जब ये वाला काम होगा, तो तब हम उस केस में अनलेस यूज़ करते हैं। एंड वन थिंग इज़ टू बी नोटेड अबाउट इट, अनटिल अनलेस आर नॉट फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ब। अनटिल और अनलेस कभी भी एक ऐसी नेगेटिव वर्ब के साथ आपको नहीं दिखाई देंगे। मीन्स जिस सेंटेंस में आप अनटिल या अनलेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको वर्ब पॉजिटिव ही रखनी है, वहाँ पे नेगेटिव वर्ब नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि देखो अनटिल में भी अन आ गया, अनलेस में भी अन आ गया, अन का मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नेगेटिव वर्ब यूज़ नहीं करनी है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम इसमें तो देखो नॉट है, बट हमारा सेंटेंस कौन सा है, इसमें हमने अनलेस यूज़ किया, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। तो देखो ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो नेगेटिव वर्ब है ही नहीं। सेम इस केस में भी है, देखो अनलेस इस वाले सेंटेंस में है, फर्स्ट सेंटेंस में अनलेस है तो इसमें तो हमारी वर्ब पॉजिटिव है। सेकंड सेंटेंस मैटर नहीं करता, सिर्फ उस सेंटेंस में जिसमें हम इसे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको नेगेटिव वर्ब यूज़ नहीं करनी है। सेम ऐसा ही अनटिल में भी है। आई होप कि आज के आपको कंजंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अब आप इन्हें खुद से यूज़ कर सकेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं वो है इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस कंप्लीट करते के साथ ही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट जो हमने देखे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने किसी रीज़न से प्रीवियस पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है सो हरी अप और आप उन्हें भी जल्दी से देखिए। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।